हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा। मैं टीचर हूँ एडुफोकस एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रेयसी माझी से, जो कि अपने एडुफोकस से पढ़ाई की है और इन्होंने इस बार जो जून में 2023 में एग्ज़ाम हुआ है CSIR नेट लाइफ साइंसेस का, उसमें ये ऑल इंडिया रैंक 1 लाई। आज हम लोग इनसे बात करेंगे और हम लोग जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही पढ़ाई के लिए, कैसे ये AR1 लाई, ऑल इंडिया रैंक 1 लाई। और बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं पूछूंगा और बहुत स्टूडेंट इसको सुन भी रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं पूछूंगा कि कैसे पढ़ाई किया, क्या स्ट्रेटजी था, सारी चीजें मैं पूछूंगा और सारा आंसर श्रेयसी देंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेयसी माझी और जैसे कि सर ने कहा, मैंने इस बार CSIR नेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया था और मैंने एडुफोकस में कोचिंग लिया था। तो श्रेयसी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई किया था। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट किया, थोड़ा अपना शुरू का इनिशियल एजुकेशन आपका कैसा था वो बताइए। और सबसे पहले तो कई बार हम बधाई आपको दे चुके हैं, अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर AR1 और थैंक यू कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम बता सके सबको कि हाँ, हमारी कोचिंग से भी AR1 रैंक आया है। तो आपका इनिशियल एजुकेशन कैसा था? मेरा इनिशियल स्कूलिंग BSc का वेस्ट बंगाल में था और उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं यहाँ पे BHU में आई, वाराणसी में। तो मैंने BHU से 2022 में मास्टर्स खत्म किया एंड उसके बाद एक साल मैंने खुद से पढ़ाई करके मैंने CSIR नेट किया। अच्छा, आपका BSc तक पढ़ाई कोलकाता से रहा है? हाँ, नहीं, स्कूलिंग मेरा होम टाउन दुर्गापुर से था। हाँ, DAV मॉडल स्कूल दुर्गापुर से। और उसके बाद मेरा BSc था कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर लेडी ब्रूवर कॉलेज से। और फिर मैं MSc के लिए मैं BHU डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन। और BSc में आपका ऑनर्स था? हाँ, ऑनर्स। ऑनर्स बॉटनी ऑनर्स। अच्छा, और कैसे मार्क्स रहे हैं आपके 10th में, 12th में, BSc में? 10th, 12th एंड BSc तक नहीं, 10th, 12th तक आई वाज कंसिडर्ड अ गुड स्टूडेंट, बट BSc में मैं एवरेज स्टूडेंट में आ गई थी। इतना भी अच्छा मेरा रिजल्ट नहीं आया था, बट देन BHU में आके धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ। बस। ओके। तो ये जो आपने CSIR का एग्जाम दिया, ये इस एग्जाम के बारे में आपको पता चला कि CSIR का ऐसा कोई एग्जाम होता है? बेसिकली मुझे बहुत दिन से ये पता था कि मुझे रिसर्च लाइन में जाना है, मुझे PhD करना है, बट मुझे ऐसे कुछ एग्जाम के बारे में नहीं पता था कि CSIR करके भी कुछ एग्जाम होता है जो कि इतना कॉम्पिटिटिव है, जिसे क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जब BHU में मैंने क्लासेस स्टार्ट किया, एक और पॉइंट है कि मेरा कोविड बैच था, तो मेरा BHU में ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द 3rd सेमेस्टर तक मेरा ऑनलाइन चला। तो इसके वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे घर से पढ़ाई करने में, बिकॉज मुझे लाइक 1st एंड 2nd सेमेस्टर तो इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मैं खुद को डाउट कर रही थी कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब क्या मुझे पढ़ाई मतलब MSc कभी कंटिन्यू करना चाहिए या आई शुड गो फॉर सम अदर लाइन्स, बिकॉज मुझे खुद में वो पैशन नहीं दिख रहा था। एंड मुझे पता था बचपन से कि आई वांट टू बी अ रिसर्चर, बट मुझ में वो आई वाज नॉट गेटिंग द मोटिवेशन फ्रॉम एनीवेयर। सो तब मैंने खुद को बहुत संभाला एंड आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ। मैं वॉक्स में जाती थी एंड मैं खुद से मैं बातें करती थी समझाने के लिए, बट देन सेल्फ मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज गिव अप करना तो इतना ईजी नहीं होता है। बट फिर BHU के क्लासेस स्टार्ट हुए, देन मुझे धीरे धीरे थोड़ा सा आइडिया होने लगा कि CSIR ऐसा है, इसका सिलेबस ऐसा है, एंड देन मैंने खुद से थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये 3rd सेमेस्टर तक आपने 3rd सेमेस्टर के स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स तक ऑनलाइन ही क्लास था। ओके। और 10th एंड 12th BSc और MSc ओवरऑल आपका डिवीजन बढ़िया है? हाँ, ओवरऑल
ओवरऑल इट्स गुड। बट नॉट दैट मतलब मोर देन एवरेज। कितने अटेम्प्ट में निकाला आपने सीएसए? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्या क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्वालिफाई हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, 93% आया था, जो कि मैंने एमएससी कंप्लीट होने के बाद दिया था। हाँ। लाइक मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था मई जून में 2022 और सितंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो उसमें 93 आया। 93%। इस बार 100% इस है। बार 100 है। सही है, सही है। तो जब आपने देखा कि मार्क्स स्टेटमेंट देखा होगा जो पहले बार स्कोर कार्ड, तो कैसा लग रहा था? 100% आया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि 100 आया है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि कहीं 0 एक्स्ट्रा तो नहीं लगाते हम लोगों ने। अच्छा। तो मैंने बहुत अच्छे से चेक किया, तो 100 आया था। मैंने सोचा ठीक है चलो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। कैसा था पेरेंट्स का रिएक्शन? कैसा था? पेरेंट्स तो मेरे 2-3 दिन तक बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। और आप भी रिजल्ट का वेट ही कर रही थी? रिजल्ट का वेट कर रही थी। रिजल्ट का वेट कर रही थी। ठीक है। और क्वेश्चंस है कुछ स्टूडेंट के जो मैं पूछूंगा आपसे बारी बारी से। क्वेश्चन है अभिषेक का, ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा यूनिट आपने ऑप्ट किया था? जैसे 13 मॉड्यूल होते हैं, तो कौन कौन सा यूनिट आपका मेजरली आपने फोकस किया था कि हमें ये यूनिट मेजरली अच्छे से तैयार करने हैं तो ठीक रहेगा? मैंने यूनिट 2, 3, 4, 5 एंड प्लांट फिजियो एंड इकोलॉजी एवोल्यूशन इस फोकस पे फोकस नहीं। और ये फोकस कैसे किया था? मतलब इन यूनिट्स को तैयार करने के लिए आपने क्या क्या किया? मैं मेनली अपना कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से मैं बुक से ही पढ़ती थी। लाइक बीएससी से ही हमें कॉलेज में टीचर्स ने कहा था कि बुक से पढ़ो, बुक से पढ़ने से मतलब इट बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन। तो बीएससी में ही ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग रन के लिए। हाँ, आपका एक कंसेप्ट बन जाता है। अभी अगर कोई 4 मंथ्स में अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो उसके लिए न्यू से बुक पढ़ना इज अ बिट डिफिकल्ट। बट अगर पहले से किसी ने पढ़ा है थोड़ा सा तो उसका बेस क्लियर है, तो बुक से पढ़ना इज वेरी इजी। एंड बुक से पढ़ने का आदत जो मेरा था, मैं बहुत स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ, तो वहाँ से मुझे पढ़ना पसंद है। अच्छा, कौन कौन से स्टोरी बुक पढ़ा है? जैसे बहुत सारा पढ़ा है, अभी तो मुझे इतना नाम नहीं याद। अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था माय नेम इज रेड। ओके। फिक्शंस पढ़ती हूँ जनरली। और कब से आप ये स्टोरीज पढ़ते हैं? कब से? मैं स्कूल से पढ़ती हूँ, लाइब्रेरी, स्कूल में लाइब्रेरी से लाती थी। कार्टून वगैरह भी पढ़ा है? नहीं, कार्टून से नहीं पढ़ती, वो मैं कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ती। कॉमिक्स नहीं पढ़ते? एंड मेरे घर पे मम्मी पापा बहुत गुस्सा हो जाते थे तो मैं बुक्स को बैग में छुपा के रखती थी। हर बच्चा ये करता है। मैं निकाल के पढ़ाई की किताब के अंदर रख के पढ़ती थी बुक्स। यानी कि आपको कुल मिला के लैंग्वेज का कोई ज्यादा इशू नहीं? नहीं, लैंग्वेज का इशू नहीं हुआ, बिकॉज मैं पहले से बुक्स पढ़ती हूँ। सब- एंड स्टैंडर्ड बुक्स में जो लैंग्वेज दिया जाता है, जैसे कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं एल्बर्ट्स एंड ऑल, उसमें लैंग्वेज तो बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, सो इतना भी प्रॉब्लम मुझे तो फेस नहीं हुआ। सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक कौन से पढ़े थे? सबसे पहले मैंने पढ़ा था बायोलॉजिकल साइंस के एल्बर्ट्स पर। एल्बर्ट्स पढ़ा था। हाँ, एल्बर्ट्स बहुत हेल्पफुल लगा मुझे। एंड एल्बर्ट्स के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द चैप्टर्स को मतलब सीएसआई के लिए मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बुक पढ़नी चाहिए। हाँ, बुक तो पढ़नी चाहिए। Okay. अच्छा, और ये जो मॉड्यूल्स जो यूनिट आपने तैयार किए, तो आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा, हाँ, क्लासेस किया? क्लासेस क्लासेस से आपको क्या क्या फायदा हुआ? क्लासेस से मुझे एक गाइडेंस मिला कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एंड और एक चीज़ बहुत हेल्पफुल हुआ कि क्लास में जो यूनिट्स चलता था उसी यूनिट को मैं घर पे जाके बुक से भी पढ़ती थी, तो उससे मतलब एडिशनल मेरा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता था। एक सपोज मैं एक पढ़ रही हूँ और वही क्लास में आके जब बोर्ड में मैं देख रही हूँ, वही डायग्राम्स जब समझाया जा रहा है, तो उससे मेरा जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स था वो सब एकदम क्लियर हो जाता। हाँ, मतलब जैसे उस क्लास में पढ़ा, स्टैंडर्ड बुक्स देख लिया। हाँ, या फिर जो क्लास में नया कुछ हुआ वो मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लिया, 2-3 पेज तो एकदम पूरा क्लियर हो गया। एंड मैं अपने से नोट्स बनाती थी, बुक्स पढ़ के नोट्स बनाती थी, तो वो बहुत हेल्पफुल लगा मुझे। इवन क्लास के नोट्स भी कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर नोट्स बनाने में सारा टाइम चला जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं,
नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम चला जाता है, वो पूरा लिखने लगते हैं कि डायग्राम बनाना। पूरा नहीं लिखना है, लाइक नोट्स बनाने के भी वेज होते हैं। ऐसे लिखना है प्रिसाइज वे में, लाइक जो सपोज एक पैरा है उसको मिनिमाइज करके 2-3 लाइन या मिनिमम 1 लाइन में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, ताकि इन फ्यूचर जब हम लोग जाके उसे एक बार पढ़े तो वो 2-3 लाइन पढ़ने से पूरा पैरा हमें याद आ जाएगा कि उसमें क्या क्या था, की पॉइंट्स की पॉइंट्स। क्वेश्चन तो आपने कोई सॉल्व नहीं किया होगा? क्वेश्चन थोड़ा बहुत किया, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। तो अच्छा आई वुड सजेस्ट कि सब लोग करें, बट मैंने नहीं किया। अच्छा, आपने नहीं किया। मैंने नहीं किया। प्रीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस देखे थे? पीवाईक्यूज मैंने बस ऊपर से देखा था कि कौन कौन से यूनिट से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, बट मैंने ऐसे बैठ के सॉल्व नहीं किया। सॉल्व करने से लेकिन फायदा होता है शायद और अच्छा रिप्लाई होता है। ठीक। तो ये ऐसा था कि तैयार किया, ओके। और यूनिट का तो आपने बता दिया, ये यूनिट थे। ये सब इम्पोर्टेंट था, बट इसके बाद मैंने यूनिट्स पढ़ा। फिर ऐसे का एक क्वेश्चन है कि सी द बुक्स ही फॉलोज आफ्टर योर टीचिंग, मतलब हमारे पढ़ाई के बाद से आपने सेल बायो के लिए अल्बर्ट बायोकेमिस्ट्री नेल्सन एंड कॉक्स लेनिंजर के, मॉलिक्यूलर के लिए वाटसन से एंड थोड़ा आपके पढ़ाने से। ठीक। और डेवलपमेंटल बायो उसके लिए गिलबर्ट्स वही है। गिलबर्ट्स, हाँ, वो वही है। बहुत हेल्पफुल था। एंड इवन कुछ ऑनलाइन भी सोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं। हाँ, जैसे कि NPTEL के प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और डेवलपमेंटल की एक ही बुक है, वुल्फर्ट भी है लेकिन बहुत अपडेटेड नहीं है, गिलबर्ट इज। मैं बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेरे लिए डेवलपमेंटल बायो का स्टूडेंट ही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट फिर भी मैंने पढ़ा। कैसे सही हुआ? मैंने पढ़ा एंड बार-बार रिवीजन किया, नोट्स बनाया, यूज्ड टू रिविजिट माय नोट्स। और यहाँ रिकॉर्डिंग क्लासेस देखा था। हाँ, डायग्राम्स को याद रखना। और प्लांट फिजियो के लिए प्लांट फिजियो के लिए तेज देगा। और इकोलॉजी इवोल्यूशन, इकोलॉजी हमारे MSc में जितना पढ़ाया गया था उतना मुझे सफिशिएंट लगा। नेचर बॉटनी की इकोलॉजी, हाँ, एंड हमें इंडिया में ऑलमोस्ट, हाँ, मुझे और किसी का तो नहीं पता, लेकिन नेचर बॉटनी की इकोलॉजी तो वहाँ पे- फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो यहीं से थे, हाँ, आर मिश्रा सर। ठीक है, हाँ। तो अगला क्वेश्चन है वही कि कौन से टाइम पढ़ना चाहिए? सुबह पढ़ना चाहिए, दोपहर पढ़ना चाहिए, शाम को, रात को, या दिन भर पढ़े रात को सोए? क्या था आपका स्टडी, क्या था, कौन से टाइम समय पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है दिन भर तो नहीं पढ़ना चाहिए, एंड टाइम जिसको जो टाइम में कन्वीनियंट लगे। लाइक मुझे तो सुबह का टाइम ज्यादा कन्वीनियंट लगता था, तो मैं सुबह पढ़ लेती थी। सुबह कितने बजे जाती थी आप? ज्यादा जल्दी नहीं, 7 बजे 8 बजे, इतना भी ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे नहीं, छत पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, इतनी मैं कभी डिसिप्लिन नहीं थी। ठीक। तो कभी भी आप? हाँ, मतलब मैंने मेनली MSc के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मेरे पास टाइम था, तो मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। और जैसे ये होता है ना कि पढ़ते एक हफ्ते तक, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक डेली पढ़ाई कर लिया, फिर थोड़ा सा सैचुरेशन आने लगता है। हाँ, उस सैचुरेशन को कैसे खाली किया जाए दिमाग को कि हाँ मतलब ठीक है सैचुरेट नहीं हो, क्योंकि पढ़ते सैचुरेशन तो आने लगता है, उसको कैसे डील किया? उसको मैंने तो एक हफ्ते से पहले, मेरा 4 दिन बाद ही आ जाती थी सैचुरेशन। 4 दिन? तो मैं 4-5 दिन बाद एक दिन पूरा ऑफ लेती थी, एंड मैं अच्छे से घूमने जाती थी एंड एंजॉय करती थी। स्टूडेंट ये करते हैं कि 4 दिन अच्छे से घूमते हैं और एक दिन पढ़ेंगे तो नहीं होगा। हाँ, अच्छा, सैचुरेशन पॉइंट कैसे अपने? हाँ, बिकॉज एक बर्निंग पॉइंट आ जाता है, हाँ। उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हमारा फॉल्ट है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए आ रहा है, तो वी नीड टू रिलीव आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट स्ट्रेस। अब इसके बाद क्या प्लान है आपका? उसके बाद PhD का प्लान है, फर्दर रिसर्च करने का प्लान है। फर्दर रिसर्च करेगा प्लान है, रिसर्च, PhD एंड पोस्ट डॉक? हाँ, मे बी प्रोबेबली, इतना आगे का तो नहीं सोचा है, बट रिसर्च में ही रहना है मुझे। रिसर्च में रहना है।
अच्छी बात है। ठीक है, और बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट का कि स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, तो एक ओवरऑल आप स्ट्रेटजी क्या बताना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें तो एक अच्छा रैंक ला सकते हैं, क्वालिफाई एटलीस्ट कर सकते हैं, बता दीजिए सर। मेनली तो खुद से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे लिए जो था कि बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए एंड उसके बाद उसके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी पढ़ना है, बट बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैंने मेनली स्टैंडर्ड बुक्स जो है हर यूनिट का स्टैंडर्ड बुक्स को पता ही होगा ऑलमोस्ट एवरीवन जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वो सब स्टैंडर्ड बुक्स मैं बीएससी थर्ड ईयर से ही पढ़ती थी। मेरे कॉलेज के टीचर्स बहुत एनकरेज करते थे बुक्स पढ़ने को लेकर, तो बीएससी से ही मैं पढ़ती थी। तो मेरा जो बेसिक था वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत क्लियर था एंड बट मास्टर्स के टाइम इतना पढ़ने का मौका नहीं मिला, बट मास्टर्स खत्म होने के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया एंड बुक से पढ़ती थी प्लस मैं कोचिंग में पढ़ती थी। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरा कोचिंग में पढ़ के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता था एंड एक काइंड ऑफ रिविजन हो जाता था। तो वही किसी भी लाइक हम लोग कुछ भी कहीं से भी लेक्चर देखते हैं या कुछ भी, उस पर 100% डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद से भी पढ़ना होता है। जैसे मुझे लगा कि किसी भी सोर्स से 100% डिपेंडेंट होना इज नॉट, मतलब मैंने जो देखा उसमें इतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना खुद से पढ़ने से आता है। खुद से हम जब पढ़ते हैं हमें वो पॉइंट्स लूप होल्स दिखने लगते हैं कि ये मेरा वीकनेस है, इसमें मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोचिंग करने से फायदे हैं? हाँ, फायदा तो है, फायदा है ऑब्वियसली। क्या क्या फायदे हो जाते हैं? रेगुलर टॉपिक, गाइडेंस मिलता है बहुत अच्छा, एक कोचिंग के साथ एक कंटिन्यूटी मेंटेन कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि हाउ शी रिकॉल्स एंड रिमेम्बर सो मच नॉलेज। इसके लिए तो मैं रिविजन करती थी। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीएसआर के सिलेबस बहुत ह्यूज है एंड एग्जाम के पहले इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरीथिंग। तो मैं अपना नोट्स का कॉपी रखती थी हर यूनिट के लिए एंड उसे टाइम टू टाइम मैं रिवाइज करती रहती थी। ओके, और क्वेश्चंस करने का फ़ायदा? हाँ, क्वेश्चंस तो सॉल्व करना चाहिए, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और तो क्वेश्चंस इतना रिपीट नहीं होता है बट एक आइडिया हो जाता है कि इस एरिया से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत फ़ायदा है एंड इवन द टाइम टेकन टू सॉल्व क्वेश्चन भी कम होता है। विद प्रैक्टिस टाइम कम लगने लगता है टू सॉल्व क्वेश्चंस। सिर्फ सेल्फ स्टडी या सिर्फ कोचिंग या दोनों? दोनों से। तो सेल्फ स्टडी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ कोचिंग में बहुत गाइडेंस मिलता है एंड कोचिंग में हम लोग लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स से मिलते हैं, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड स्टूडेंट्स बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, सबके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड कोचिंग में जो सब क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है, इवन रेगुलर जो सब टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, उससे बहुत एफिशिएंसी बढ़ती है एंड एक इवन कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है, प्रेशर रहता है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ा दिया गया तो पढ़ना है इवन थोड़ा सा आइडिया हो जाता है तो खुद से पढ़ने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है इफ दैट इज अ न्यू टॉपिक। जैसे कि आपके लिए डेवलपमेंटल था? हाँ, मेरे लिए डेवलपमेंटल था। डेवलपमेंटल बायो बाकी में नहीं पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ाया जाता है, इट इज़ अ ह्यूज चैप्टर, तो मुझे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप खुश हैं बहुत? हाँ, खुश हूँ। चलिए ठीक है, और ये कोचिंग की तरफ से आपको मिला, दिखा दीजिए एक बार, बता दीजिए सबको। हाँ बोलिए। थैंक यू दीपक सर एंड एडुफोकस मुझे ये गिफ्ट करने के लिए एंड मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन, फ्रॉम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड सर एंड एडुफोकस।
ये हमारा हमने पहले से ही सोच रखा था कि जो भी स्टूडेंट कोचिंग से AIR1 लाएगा उसको हम एप्पल एसेसरीज ज़रूर देंगे। और ये लास्ट नहीं है, आगे भी देंगे। आइए कोचिंग में पढ़िए, जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा कोचिंग से उसको एप्पल का एसेसरीज जरूर दिया जाएगा। और एक बात और कि एक ही रैंक पे कई लोग रह सकते हैं, सेम नंबर होगा तो सेम रैंक भी मिलेगी। तो इस बार भी जैसे 1-2-3 लोगों ने शायद AIR1 लाया है, जिसमें से हमारे वहाँ से श्रेयसी भी है। जो भी हमारे कोचिंग पढ़ेगा उसको जरूर मिलेगा AIR1 लाने के लिए। चलिए, अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। और भी कोई क्वेश्चन आपका होगा ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम लोग जरूर करेंगे। एक लास्ट मैसेज जो आप CSIR एस्पायरेंट्स को देना चाहती हूँ, जो कहना चाहती हूँ कि वो कैसे प्रिपेयर करें, एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि CSIR कोई इजी एग्जाम नहीं है क्लियर करने के लिए, एंड इसका सिलेबस इज रियली वास्ट, एंड इस प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, जैसे मुझे आया था क्योंकि मैंने MSc ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था एंड ये मेरा 1 ईयर गैप हो गया। बट वी शुड नेवर गिव अप, बिकॉज गिव अप करना इज अ बिग थिंग एंड इतना ईजी नहीं होता है गिव अप करना। तो कभी भी अगर डिमोटिवेटिंग फील हुआ तो खुद से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, फ्रेंड्स से बात करिए, एंड अपने प्रिपरेशन के दौरान ऐसे नहीं कि बस पढ़ना है, बस खुद में रहना है, लाइक एक सोशल लाइफ भी मेंटेन करके रखिए, एंड गो आउट, हैव फन विद फ्रेंड्स। जो भी करने से मन हल्का रहता है, जो भी करने से आपको अच्छा लगता है वो करिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं CSIR के लिए या फिर कुछ भी एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ तो मुझे सोशल मीडिया लाइक इंस्टा सब कुछ बंद करना होगा एंड मुझे फ्रेंड्स को कट ऑफ करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे लगता है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ता है आप वो करिए, एंड डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, रिवाइज करते रहिए, खुद से पढ़िए। सर तो जो भी टीचर है, सर है, सब बात सुनिए, बिकॉज सब लोग अच्छे के लिए ही बोलते हैं, पढ़ना इज नथिंग बैड, एंड बस यही। ठीक है, थैंक यू एंड वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और उम्मीद है कि आप उम्मीद है और ये प्रार्थना भी है ऊपर वाले से कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करें। ये एग्ज़ाम था, क्वालिफाई हुआ, आगे बहुत एग्ज़ाम्स आएंगे और भी एग्ज़ाम तो चलते रहते हैं। इस एग्ज़ाम का एक सिलेबस था, ठीक है, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। उन सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, PhD आपकी खूब बढ़िया हो, पोस्ट जॉब आपका खूब अच्छा हो, खूब अच्छे जगह साइंटिस्ट लगे, ठीक है। थैंक यू।